हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे, है ना। तो कल आपका हिंदी का पेपर था, यानी कि 22 फरवरी को, है ना। कुछ लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया और कुछ लोगों का थोड़ी सी बेकार रह गया, ठीक है ना। तो जिनका अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, और जिनका थोड़ी सी रह गया, ठीक है, तो बहुत सोचना नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं करना है, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना। एक बात है ना कि जो बीत गई सो बात गई, अब हम उसकी क्या बात करें। तो जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है बच्चा, उसको छोड़ देते हैं, अभी आगे ध्यान देते हैं, ना। हमें पीछे की तरफ नहीं देखना, हमें आगे की तरफ बढ़ना है ना। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि हमें ये सोचना है कि अभी सिर्फ एक ही हुआ है ना। अभी हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट बाकी हैं, यानी कि 500 नंबर के पेपर होने बाकी हैं। तो हमारा सारा का सारा ध्यान उस पर होना चाहिए, है ना। तो अगला जो हमारा पेपर है वो है बच्चा मैथमेटिक्स, यानी कि 27 फरवरी को आपका पेपर है ना। तो आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि मैथमेटिक्स को पढ़ने का सही स्ट्रेटजी क्या है, तरीका क्या है। यानी कि आज से लेके हमारे पास 4 दिन है ना। मतलब कि आज 23, 24, 25, 26 यानी 4 दिन है, 27 को आपका पेपर है। तो स्ट्रेटजी बताऊँगा और आपको कुछ चैप्टर्स भी बताऊँगा जो आपको लिए कठिन है। क्या है बच्चे, जो आपके लिए कठिन है, सारी की सारी बातें जो आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं, देखो, है ना। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम, है ना, और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। खैर स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हमने आपसे बातें कही, है ना, क्लास 10th मैथमेटिक्स, है ना। ये क्या चल रहा है इस समय, हैशटैग अंतिम दिन अंतिम प्रहार, है ना। कहने का मतलब यह है कि इस समय हमें एफर्ट लगानी है। आप चाहे पीछे कितना भी क्यों ना पढ़े हो, अगर आपने रिवीजन नहीं करा है तो सब बेकार होने वाला है। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, और वही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इस समय क्या है, जान लगा दो या जाने दो, है ना। जैसे कोई रेस होती है, तो अगर मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर की रेस है, तो जब लास्ट का 100 मीटर बचता है ना, तो उस समय हम लोगों को बहुत तेज़ भागना पड़ता है। तो ये वही समय है, हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि मन को एकदम शांत रखना है ना, ठीक है। आराम से सिंपल माइंड से पढ़ना है, कुछ भी नहीं सोचना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। और थोड़ी सी मुझ पर भरोसा करना है और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। खैर बातें करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ये बातें करते हैं कि हम क्या क्या और कैसे पढ़ने वाले हैं, है ना। चलो देखो, तो बात करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। टोटल चैप्टर हमारे पास बच्चा 14 है ना। हम नई एनसीईआरटी अपडेटेड सिलेबस की बातें कर रहे हैं। इसको मैं बता दूं ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए, फिर स्टार्ट करते हैं कि जो हमें पढ़ना है। देखो, टोटल हमारे पास 14 चैप्टर है, जिसमें जो सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, तीसरा है 2 चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म, चौथा है द्विघात समीकरण, पांचवा है समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये हमारे पास टोटल 14 चैप्टर है ना। अब समझते हैं। देखो, जो वास्तविक संख्याएं चैप्टर है बच्चा, यह 5 मार्क्स का, यानी कि 5 नंबर का है। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इनको हम लोग कहते हैं ये बीजगणित से है ना। ये सभी के सभी चैप्टर बीजगणित के हैं, यानी कि अलजेब्रा के हैं ये, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये चारों चैप्टर मिला के 18 नंबर के हैं, है ना। जो त्रिभुज चैप्टर है और जो वृत्त है, ये ज्योमेट्री का है, यानी कि रेखा गणित का, है ना। तो ये दोनों मिला के 10 नंबर के आते हैं। अगर हम इसे इसको बांटें तो ये 6 नंबर का हो सकता है, ये 4 नंबर का हो सकता है। निर्देशांक ज्यामिति, है ना, ये 5 नंबर का चैप्टर आता है। त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये मिला के बच्चे 12 नंबर के चैप्टर आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वृत्त के बारे में मैंने आपको बता दिया। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यह जो चैप्टर है, यह दोनों मिला के 10 नंबर का आता है। और लास्ट में सांख्यिकी और प्रायिकता, यह भी चैप्टर कितने नंबर का है, 10 नंबर का है ना। देखो, बहुत स्ट्रेटेजिक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ते हैं लास्ट समय में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है। देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ, है ना, तो हमारे पास टोटल 70 मार्क्स के प्रश्न हैं, जिसमें 20 एमसीक्यू यानी कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं 20 नंबर के, और 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न। तो जो 20 बहुविकल्पी होंगे वो भी पूरे में से ही होंगे, और जो वर्णनात्मक हैं वो भी पूरे में से ही होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए अलग से चैप्टर हैं और इनके लिए अलग से चैप्टर है ना, दोनों में से मिला के ही आएंगे, ठीक है। तो नीचे हम बात करते हैं कि हाउ वी विल स्टडी, यानी कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं ना। थोड़ी इस पर बातें करते हैं। देखो, यही पॉइंट आपको पकड़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। कठिन चैप्टर सबसे पहले, है ना, क्योंकि जहाँ पे आपके नंबर कटने वाले हैं, है ना, आसान तो आप कर ही लोगे, आसान सवाल है, ठीक है। तो जहाँ पे आपके नंबर कटने वाले हैं वहीं पे मैं काम करूँगा और वहीं पे आपको बताऊँगा, ठीक है बच्चा। कठिन चैप्टर सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर पढ़ाई, है ना। प्रायोरिटी बेसिस का मतलब यह है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे,
कैसे पता चलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट पिछले साल का पेपर देखो, मॉडल पेपर देखो, कुछ नहीं मिल रहा है मेरे पर छोड़ दो, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो, है ना। मैंने टेस्ट भी लिए हैं तो उसको ध्यान से देखो। एनसीईआरटी की सवालों पर फोकस मैंने पिछले बहुत सालों के यानी कि 2018, 20, 22, 23 पूरा का पूरा पेपर खंगाला है, ठीक है ना, तब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी की सवालें ही पूछी जा रही हैं एग्जाम में। एनसीईआरटी की सवालों पे फोकस, सारी की सारी एनसीईआरटी की सवालें करनी है, बाकी बातें मेरे पर छोड़ दो, थोड़ा सा मुझ पर भरोसा रखो, है ना। ये मैंने खुद के लिए लिखा है। वीडियो को जरूर देखें, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, देखो तो आपको थोड़ी सी बातें समझाते हैं। देखो मैंने कितना एनालिसिस करा है, मैंने कितनी इसकी जांच पड़ताल करी, कितना मैंने खंगाला है ना। सबसे पहले तो मैंने एनसीईआरटी को देखा, है ना। मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करता है वो देखा मैंने। 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मेरे पास 2-2 ठो है, मैंने वहाँ से एग्जामिनर का माइंड यानी कि जब कोई पेपर बनाता है तो क्या सोच के पेपर बनाता है, और माई माइंड यानी कि मैंने अपना खुद का दिमाग लगाया। पेपर ऐसा होता है कि कुछ आसान होता है, फिर कुछ मीडियम होता है, फिर कुछ सवाल ऐसी होती हैं जो थोड़ी अच्छी होती है ना, तो उसको वही करेगा जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है। एक आध दो नई सवालें भी होती हैं, पर जो नई सवालें होती हैं उसमें सिर्फ अंक चेंजेस होते हैं ना, कॉन्सेप्ट वही लग रहा होता है, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, उसकी बातें करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिवीजन कराऊंगा त्रिभुज का, है ना, यानी कि ट्रायंगल, है ना, और वृत्त का, ये मैं आपको रिवीजन कराऊंगा सबसे पहले। उसके बाद, है ना, ये पहले वीडियो में होगा, अगले वीडियो में मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण का, है ना। मुझे लग रहा है यही टफ है ना। उसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और फिर हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में भी, है ना, और भी जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। और बहुविकल्पी के लिए मैं बिल्कुल सेपरेट एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। पूरी किताब का निचोड़ सारे के सारे बहुविकल्पी वही आएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, उसको देखे जाना है, उसको मतलब बिना देखे एग्जाम में नहीं जाना है, ठीक है ना। आराम से पढ़ के जाना, ठीक है, और आप सारे के सारे सही करके आओगे, ठीक है बच्चा। तो चलिए आज की क्लास को बेहद बिंदास तरीके से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा 6 और चैप्टर नंबर 10, है ना। इसके कॉन्सेप्ट, इसकी सवालें, इंपॉर्टेंट सवालें ये पढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ओके बच्चा। देखो तो चैप्टर 6 यानी कि नाम है इसका त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, यानी क्लास 10th, है ना। देखो एक बात समझो, ठीक है, बहुत स्पीड में बताऊंगा सारी की सारी बातें, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हैं, मैं फटाफट से सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो सबको समझ में आएगा, आराम से क्लास को देखना। देखो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में टोटल हमारे पास 3 एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3। अगर हम 6.2 के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय पे बात करें तो इसमें सिर्फ हमें एक छोटी सी बात पढ़ना है, सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं और समरूप आकृतियां क्या होती हैं, ठीक है ना। तो वे देखो, अब चूंकि ये चैप्टर का नाम त्रिभुज है तो यहाँ पे हम सिर्फ त्रिभुज की बातें कर रहे हैं, या त्रिभुज ले लो या चतुर्भुज या ऐसी कोई भी आकृति, ठीक है ना। ऐसी कोई भी आकृति जिसको एक के ऊपर दूसरी को रखने पर, मतलब कि अगर मैं इसको उठा के इस पर रख दूं, यह उसको पूरी तरह से ढक ले, तो उस आकृति को हम लोग कहते हैं सर्वांगसम आकृति। और ये होता है सर्वांगसम का चिन्ह, है ना, ऐसे 2 लाइन खींच के ऊपर ऐसे एस की तरह बना होता है, ठीक है। तो सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चा, कि इस त्रिभुज की सभी भुजाएं इस त्रिभुज की सभी भुजाओं के बराबर होना चाहिए, मतलब कि ए बी बराबर पी क्यू होना चाहिए, बी सी बराबर क्यू आर होना चाहिए, और ए सी बराबर क्या होना चाहिए, पी आर। सभी कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। इनको कहते हैं संगत कोण, यानी कि संग वाले कोण। तो ए के सम्मुख कैसा है, मतलब ए के संगत कौन सा कोण है, पी है, बी के जैसा कौन सा है, क्यू है, और सी के जैसा कौन सा, आर। ये सभी कोण बराबर होने चाहिए, मतलब कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और सभी कोण, तभी जाके हम इसको सर्वांगसम आकृतियां कहेंगे। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये क्लास 9th में था। हमें बात करनी है 10th की, है ना। तो उसमें क्या है, समरूप आकृतियां, है ना। तो समरूप आकृतियों में से क्या करते हैं, ये 2 लाइन जो ये बस हटा देते हैं, तो ये बन जाता है आपका समरूप का चिन्ह। ये किसका चिन्ह है, समरूप का। समरूप आकृतियां क्या होती हैं, ऐसी आकृतियां या ऐसे 2 त्रिभुज जो देखने में तो सेम लग रहे हैं, है ना, लेकिन उनकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है ना। जैसे ये दोनों त्रिभुज है ना, तो साइज तो अलग है पर देखने में सेम है। जैसे अगर मैं एक ये त्रिभुज बना दूं और आपके सामने ये बना दूं वृत्त, है ना, क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं ना, अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये समरूप नहीं होगा। तो वे आकृतियां जिनका आकार या आकृति क्या होता है, समान होता है, बट लेकिन
आमाप, आमाप का मतलब साइज, डिफरेंट यानी कि समान न होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं समरूप आकृतियां। समरूप आकृति होने के लिए दो बातें होनी चाहिए, यानी कि समरूप होने के लिए दो बातें। सबसे पहले तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, है ना, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण और इस कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी जो है वो आर के बराबर होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि भुजाओं का अनुपात, है ना, भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि भुजाएं बराबर होंगी, हम अनुपात की बात कर रहे हैं, मतलब हम बटे की बात कर रहे हैं, मतलब कि ए बी बटा पी क्यू, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी ए बी बटा पी क्यू, फिर बी सी बटे क्यू आर, यानी कि इसका जो अनुपात है इसके बराबर होना चाहिए, फिर ए सी बटे पी आर, यानी इनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये आकृतियां समरूप होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो ये दो शर्तें, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है ना। इसी से क्या है 6.1 खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ खास है नहीं, तो ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6.3 की, है ना बच्चा, वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में सीधा सीधा आएगा, ठीक है। तो आराम से वीडियो को देख के जाना, ठीक है। तो बातें करते हैं 6.2 के इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन पे, यानी कि परिचय पे। देखो एक बात बताओ, ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और आपने चैप्टर 6 खोला, तो पहली बात तो एनसीईआरटी की सभी सवालें करनी है। अब चूंकि आपके पास उतना समय है नहीं कि आप एनसीईआरटी की सारी सवालें कर पाएंगे, है ना, तो आप ये देखो कि क्या क्या मुझे आता है ना, और उसको मत करो, मतलब वो तो आपको आता ही है, या एक सरसरी नज़र से फेयर में देख लो कि कैसे कैसे होगा। जो टफ सवाल है वो करो, क्योंकि अगर कठिन वाली सवाल कर लोगे तो आसान वाली वैसे ही कर लोगे, है ना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो चाहे आता है चाहे नहीं आता है ना, उसको तो करके ही जाना है, ठीक है। तो जैसे ये है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो तो इंट्रोडक्शन है ना किसका, 6.2 का, इसमें बच्चा दो प्रमेय है, प्रमेय नंबर 1, प्रमेय नंबर 2। एनसीईआरटी के अनुसार इसको कहा गया है 6.1 प्रमेय और 6.2 प्रमेय, है ना। और इस प्रमेय पे बच्चा क्या है, सवालें हैं, है ना। देखो हमारे पास दो ही एक्सरसाइज है, 6.2 और 6.3, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को पूरा खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सवालें हैं और जो थोड़ी सी कठिन है, आसान आप करेंगे, ठीक है। खैर बातें करते हैं। तो जो सबसे पहली प्रमेय है ना, एनसीईआरटी के अनुसार 6.1, वो प्रमेय क्या है बच्चा, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय इसको कहते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसको बीपीटी कहते हैं, या समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, है ना। ये प्रमेय क्या है कि जब किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, है ना, यानी कि जब किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज की दो बची हुई भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती हैं, विभाजित करती हैं, है ना। तो समान अनुपात में विभाजित करने वाली बात आप जिसमें देखेंगे आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे थेल्स प्रमेय की बात हो रही है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है ना, और अगर आप किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे, है ना, तो ये जो रेखा है त्रिभुज की जो बाकी दो भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में, जैसे अगर मैं इसको नाम ए दे दूं, इसको नाम बी, इसको नाम सी, इसको नाम डी, है ना, तो समान अनुपात मतलब कि अगर ये इसके समांतर है तो अनुपात क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी, यानी कि ए डी बटा डी बी, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई सी, है ना। ये अनुपात बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन इसको देखो इस तरह से पूछा गया है जैसा कि एनसीईआरटी के थ्योरम में लिखा है, ये तो मैंने आपको बनवा के लिखाया था ताकि आप आसानी से याद कर पाएँ। पर ये कैसे पूछेगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, है ना, देखो एक भुजा के समांतर बात आ चुकी है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए, के लिए रेखा खींची जाए, तो सिद्ध कीजिए कि वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, है ना। एक भुजा के समांतर आप खींच रहे हैं और, है ना, वह एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है किसकी, दो भुजाओं को, तो आप समझ जाएंगे कि ये पहली प्रमेय ही है जिसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। खैर बातें करते हैं इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम यानी कि चित्र बना लेंगे, है ना। चित्र कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से, ऐसे एकदम सीधा एक त्रिभुज बनाइएगा, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है ना। ये बात लिख लेते हैं फटाफट से, है ना, सबको पता है। चलिए तो हमारे पास ये दिया है कि जो डी ई है वह पैरेलल टू बी सी है, ये हमारे पास क्या है दिया है, यानी कि दिया है डी ई पैरेलल टू बी सी है, यानी कि जो डी ई है वह समांतर किसके है, बी सी के है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी ये क्या होंगे, बराबर। तो हम एक रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे फटाफट से, बी, है ना, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, ये काम हमने करा। फिर ई एम, है ना, एक लंब खींचा किस पे, ए डी पर,
डी एन एक लंब खींचा किस पे, ए ई पर। इसको कैसे लिखेंगे कि ई एम लंब है किस पर, ए डी पर, ई एम लंब है ए डी पर, और डी एन जो है ना, डी एन जो है वह लंब है किस पे, ए डी पर, ए ई पर, यानी डी एन जो लंब है वो किस पे है, ए ई पर है। चलिए अब इसको है ना सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि उपपत्ति। ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, हर बार ये छोटा त्रिभुज बार बार लेंगे, है ना। त्रिभुज ए डी बी में एक ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डी बी में, और एक कौन सा लेंगे, डी ई सी, या इसको आप डी बी सी भी कह सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये जो मैं खींच रहा हूँ आप मत खींचना, ठीक है। एक त्रिभुज हम ये लेंगे और ये कौन सा लेंगे, ये वाला त्रिभुज ए बी ई, और त्रिभुज डी ई सी या डी बी ई, जैसे भी आपकी मर्जी करे आप वैसे कह सकते हैं ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, हमने दोनों त्रिभुज ले लिया है ना। देखो कुछ भी नहीं करना है, जो ये पहला त्रिभुज है ना इसका लिख देना त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, जो दूसरा त्रिभुज आपने लिया है बटे करके लिख देना त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, लिख देना 1/2 1/2 लिख देंगे, है ना। आधार देखो जो सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, ये लेफ्ट में ये है ना, तो यहाँ पे लिखना है एडी, क्या लिखना, एडी। जो सिद्ध करना है सिंपल है ना, ये मैंने समझाया था, कुछ नहीं करना है। तो ऊपर हमने क्या लिख दिया बच्चा, यहाँ पे एडी लिख दिया, है ना। नीचे क्या लिख देंगे, हमें डीबी लेके आना है, हाँ या ना। और ध्यान से देखो, है ना, हम यहाँ पे समझने वाली बात है बहुत ध्यान से, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं ए डी ई, है ना। तो जो लंब है वो एम ई है, क्या है, एम ई है, तो हम दोनों जगह एम ई कर देंगे, है ना। ये एक लॉजिक है। तो जो सिद्ध करना है यानी ए डी यहाँ लिख दिया, डी बी यहाँ लिख दिया, और जो लंब है एम ई हमने दोनों तरफ लिख दिया। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये इसी से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए डी बटा डी बी। ये आ गया हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दोबारा त्रिभुज लेंगे, मैंने कहा ना हर बार ये त्रिभुज लेंगे ए डी ई, ये त्रिभुज दोबारा से लेंगे। अब की बार कौन सा लेंगे, डी ई सी, यानी ए डी बी और डी ई सी। चलिए तो ये हमने त्रिभुज ले लिया, है ना। फिर से वही बात, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 लिखेंगे। अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है, ए ई बटा ई सी लाना है ना, तो 1/2 लिखो, ए ई लिखो, ए सी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है ना। बटे करके लिखना, और ये जो बराबर है ये ऐसे हो जाएगा, है ना। चलिए इतनी बातें क्लियर है ना। अब दूसरा कौन सा हमारे पास लंब है, डी एन। तो डी एन यहाँ पे लिख दिया, डी एन यहाँ पे लिख दिया, डी एन से डी एन कैंसिल, इससे से ये कैंसिल। ये कैसे होता है मैंने ये समझाया था। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपको डिटेल में बताऊं, बस ये आपको लॉजिक ध्यान देना, ठीक है ना। तो पहले हमने लंब ई एम दोनों जगह लिखा था, अब फिर लंब किसको लिखा, डी एन को मैंने दोनों जगह लिख दिया, ठीक है। आगे कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2 कह देंगे, है ना। अब कुछ भी करके देखो, हमें ए डी बटा डी बी जो है, ए डी बटा डी बी बराबर क्या लेके आना है, ए ई बटा ए सी। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये इसके बराबर तभी होगा, मतलब कि ये क्या है, ये इसके बराबर तभी होगा जब समीकरण 1 और 2 बराबर होंगे। समीकरण 1 और 2 तभी बराबर होंगे जब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। तो दाएं पक्ष में तो ये दोनों है, ये दोनों बराबर तो है नहीं, इन्हीं को तो बराबर करना है। तो अगर बाएं पक्ष में बराबर हो जाए तो दाएं पक्ष में ऑटोमेटिक, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर इक्वल हो जाए तो राइट हैंड साइड में इक्वल कर लेंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे डी ई बी का क्षेत्रफल, और इसमें क्या दिया है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। मतलब कि ए डी ई मिल रहा है, ए डी ई मिल रहा है, यहाँ पे है डी ई बी का क्षेत्रफल है, और यहाँ पे क्या है, डी ई सी का क्षेत्रफल है। अगर ये दोनों भी सेम हो जाए, है ना, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम एक बात जानते हैं कि समांतर रेखा पर, है ना, इसमें समांतर रेखा कौन सी है, ये है ना, ये समांतर रेखा, ठीक है। तो समांतर रेखा पे क्या होता है कि एक ही आधार से बने त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब कि इस आधार से ये त्रिभुज बना है, इस आधार से ये त्रिभुज बना है, तो इनके जो क्षेत्रफल होंगे क्या होंगे, बराबर। मतलब कि डी ई बी का जो क्षेत्रफल होगा वह डी ई सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसलिए डी ई बी का जो क्षेत्रफल होगा, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके, यानी डी ई सी के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम समीकरण 2 से उठा लेंगे, है ना। अब देखो समीकरण 2 में क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और फिर क्या है, डी ई सी का क्षेत्रफल। तो जहां पे डी ई सी है
जहाँ पे डी ई सी है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी ई बी लिख सकते हैं, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटा ए सी। अब ध्यान से देखो समीकरण 3, ये जो पक्ष है इस पक्ष के बराबर है, हाँ या ना। तो समीकरण 1 और 3 से अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, और यह आपका सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल सिद्ध हो गया, आराम से आपके मस्त एकदम अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर ये सवाल आती है, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, है ना, और इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए प्रमेय नंबर 2 पे बात करते हैं ना, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 ही प्रमेय हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों को ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चा। देखो दूसरी प्रमेय क्या है, जो पहली प्रमेय है यानी कि प्रमेय नंबर 6.1 उसी का उल्टा है, यानी कि विलोम है ना, यानी बीपीटी का विलोम। इसमें क्या लिखा गया है, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह रेखा त्रिभुज की बची हुई भुजा के समांतर होती है ना। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ना। ये कह रहे कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटे तो वह तीसरी भुजा, क्योंकि इन दोनों को काट चुकी है तो तीसरी भुजा यही बचा ना, तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। इसी को एनसीईआरटी में कैसे लिखेगा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर, यानी कि ये जो है इसके समांतर है। मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए बी सी डी ई, मतलब हमें क्या दिया है कि ए डी, यानी कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी, है ना, समान अनुपात का ही मतलब होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो डी ई है वह समांतर किसके है, बी सी के, है ना। ये हमें सिद्ध करना है और यही हम करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेंगे, है ना, फटाफट से, है ना, वही जो हर बार बनाते हैं ऐसे बनाएंगे, ए बी सी डी ई, है ना। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अच्छा, ये जो दिया है सिद्ध करना है रचना उपपत्ति, अगर आप इसको काली पेन से लिखिए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नहीं भी लिखते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर लिख देंगे थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। खैर बातें करते हैं। तो हमने क्या कहा आपसे, ठीक है, तो हमें ये दिया है ना अनुपात, यानी कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, है ना, ये हमारे पास दिया गया है। चलिए उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है कि जो डी ई है वह समांतर किसके, बी सी की। हमने एक रचना करी है, डी को ई डैश से मिलाया, हमने ये रचना करी है, ये नहीं था, ठीक है ना, हमने इसकी रचना करी है ना। तो इसको हम लोग करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, यानी कि विरोधाभास विधि से, है ना। इसमें क्या होता है कि पहले हम कुछ गलत मान लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि ओहो हमने तो गलत मान लिया, है ना, फिर अपनी ही बात को गलत साबित करके कहते हैं कि नहीं सही है ना, ऐसे करके। तो पहले हम ये मान लेंगे, चूँकि हमें क्या है डी ई को दिखाना है बीसी के समांतर, सबको पता है कि जो डी ई है वह बीसी के समांतर लग रहा है, लेकिन हम मान लेंगे कि नहीं है, है ना। तो हम कह देंगे कि माना डी ई जो है वह बीसी के समांतर नहीं है, बल्कि डी ई डैश, मतलब ये जो रेखा है इसके समांतर है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में यही इसके समांतर है, फिर भी हमने कहा ना भैया तुम ना हो समांतर, हाई है, हाई वाला और हाई वाला क्या है, समांतर है, ठीक है, मान लिया हमने। जब आप डी ई डैश को इसके समांतर मानेंगे तो बीपीटी थ्योरम लगेगा, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए बीपीटी से, किससे बच्चा, बीपीटी से, है ना। अगर डी ई डैश इसके समांतर है तो बीपीटी से क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी, है ना। लिख देता हूँ ए डी बटा डी बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, ए ई डैश, है ना, ए ई डैश बटा ई डैश सी के, है ना, ई डैश सी के, है ना। ये किससे हुआ है, बीपीटी से। चाहो तो आप इस बात को यहाँ पे लिख दो, है ना, बीपीटी से। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ए डी बटा डी बी तो हमें ये दिया गया है ना। तो हम लिखेंगे फिर ये वाली लाइन, है ना, कि जबकि हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं, जबकि हमारे पास ये दिया है कि ए डी बटा जो डी बी है वह किसके बराबर है, ए ई बटा ई सी के, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, अगर देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ए ई डैश बटा ई डैश सी जो है वह बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी के। इतना हो चुका, इतना हो चुका, बस कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, है ना। और ये बात लिख देना कि दोनों पक्षों में एक, है ना, ऐसे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ये सब बात लिख दिया करो, नंबर मिलते हैं। ए ई डैश और यहाँ पे क्या ई डैश सी प्लस 1 कर दिया, ए ई प्लस ई सी, है ना।
इधर भी प्लस का 1 कर दिया। चलिए फटाफट से इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा, क्या हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी, और बट्टे में कितना हो जाएगा ए डैश सी बराबर कितना हो जाएगा ए ई, है ना, और प्लस ई सी बट्टे हो जाएगा ई सी। ए ई डैश प्लस देखो ए ई डैश प्लस ई डैश सी पूरा मिला के कितना हो जाएगा बच्चा ए सी हो जाएगा। नीचे क्या है ए डैश सी, ए ई और ई सी ये भी कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा ई सी। ऊपर से ऊपर ये वाला कट जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा 1 बट्टा ई डैश सी बराबर 1 बट्टा ई सी। इसका यहाँ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा ई सी बराबर इसका यहाँ करेंगे तो ई डैश सी है। ये क्या बात हो गई, इसका ये मतलब है कि ई सी मतलब ई सी ये जो दूरी है इसकी दूरी जो है ई डैश सी दूरी के बराबर है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मतलब ई से लेके सी तक जितना बड़ा है क्या ई से लेके ई डैश सी से लेके भी उतना बड़ा है, ऐसा तो चित्र में नहीं लग रहा है ना, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ई डैश और ई एक ही बिंदु पर है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब, है ना, जब बिंदु ई तथा ई डैश एक ही बिंदु पर हो, है ना, अर्थात ई डैश जो है वो ई के बराबर हो, है ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा, अतः जब दोनों एक ही बिंदु पे हैं तो अतः डी ई जो है वह समांतर हो जाएगा बी सी का, और यहाँ पे अपना क्या हो गया सिद्ध हो गया ना, इति सिद्धम, ठीक है। अब करते हैं इस पे कुछ सवाल है, ओके जी, ओके। चलिए तो अब तक हमने 2 प्रमेय पढ़ी, प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2। ये दोनों प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सवालें करेंगे। सबसे पहले वो सवालें करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो पिछले सालों में पूछा गया है। फिर हम उन सवालों को करेंगे, है ना, कि जो आपके NCERT में दिया गया है, मतलब कि हम एक भी सवाल नहीं छोड़ के जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो टफेस्ट सवाल है उसको भी अपन करने वाले हैं, कहने मतलब इस चैप्टर के हर सवाल करने वाले हैं, है ना। चलिए तो बातें करते हैं। तो सबसे जो पहली सवाल है वो 2022-23 में पूछा गया। इसमें कहा गया कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है ना। मतलब कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है, क्या है बच्चा, अगर आपके पास एक त्रिभुज है ना, ऐसे साइड में त्रिभुज बनाना है। वो त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, है ना। कह रहे इस त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने रेखा। तो मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है ना, इसका नाम क्या रखेंगे, डी और ई। यह जो रेखा है ना, वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, यह हमें सिद्ध करना है। ध्यान से एक बात समझना, ठीक है। इसमें कहा गया है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मतलब कि ए बी, यानी ये जो बड़ी वाली जो भुजा है ए बी, इसका मध्य बिंदु डी है। इसका मतलब है कि ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है ना। क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पे दिया है ना। चलिए दिया है, क्या दिया है, जो ए डी है वो किसके बराबर है, डी बी के बराबर है, और साथ में जो ए ई है ना, तथा जो ए ई है वह किसके बराबर है, वह ए सी के बराबर है ना। कोई रचना उचना नहीं करना है, सीधा लिखेंगे सिद्ध करना है ना। सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा कौन बची, जिस भुजा को नहीं काटा गया है, यानी कि बी सी, यानी कि जो डी ई है वह पैरेलल किसके है, बी सी के। ये हमें क्या करना है बच्चा, सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी है ना, बहुत सिंपल सी बात पूछो। ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छी सवाल है, ठीक है। ध्यान से समझना कि अगर मैं कहूँ कि है ना, जो ए डी है बराबर डी बी, ये क्या है हमारे पास, दिया है, हाँ या ना। क्या इसको मैं समीकरण 1 कह दूँ, कह दे रहा हूँ, अभी रहने दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बड़ा ध्यान से देखना, बड़ा ध्यान से, ए डी बराबर है ना, बहुत ध्यान से, डी बी है ना, डी बी गुणे 1 है ना, कोई चेंज नहीं है। इसको कह दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1 है ना। इसी प्रकार
प्रकार। जो AE है वह किसके बराबर है, EC के बराबर है। ये भी हमारे पास क्या है बच्चा, दिया है ना। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, AE जो है वह EC, इसको गुणित कितना कर दे 1, इसको कहते समीकरण नंबर 2। हाँ या ना बोलो, है ना। अच्छा, इस बात को यहीं पे कर सकते थे, है ना, कि अगर हम समीकरण 1 से देखें, है ना, इस बात को यहीं पे करना कि ये जो DB है इसके नीचे चला आएगा, यानी कि AD बटा कितना हो जाएगा DB, और बराबर कितना हो जाएगा 1, है ना। इसको 1 मत कहो, 1 इसको कहो, सही बात है जी, ठीक है। उसी तरह, है ना, उसी तरह इसको मत कहो, ये जो है इसके बटे चला आएगा, क्योंकि इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। AE जो है वह किसके बटे में हो जाएगा, EC के बराबर कितना हो जाएगा 1। ये है समीकरण 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो समीकरण 1 और 2 से अगर एक राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा AE बटा EC, यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये क्या है ना, अगर देखा जाए तो यह क्या है, BPT का उल्टा है ना। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BPT के विलोम से BPT का विलोम क्या है, अगर भुजाओं के अनुपात समान हो तो ये जो तीसरी भुजा है, मतलब कि जो ये DE है वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो BPT के विलोम से क्या हो जाएगा कि जो DE है वह पैरेलल टू क्या हो जाएगी BC, है ना, यानी कि समांतर हो जाएगी। इति सिद्धम, और ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो बड़ी अच्छी सवाल थी, है ना, और कई बार यह पूछ लिया जाता है 2 नंबर में या 4 नंबर में, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं, है ना। यह प्रश्न NCERT का है और यह भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तथा भुजा BC के क्या हो, समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC, है ना। इस तरह के सवालों को आप अगर सिद्ध कर रहे हैं तो सबसे पहले चित्र बनाओ, तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है ना, ठीक है, ABC, और हमसे कहा गया है कि एक रेखा है ना, जो AB को कहाँ पे D पर और AC को E पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और ये तथा भुजा BC के समांतर है, यानी कि जो DE है वह BC के समांतर है। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या है ना। तो हम लोग लिखेंगे दिया है ना, दिया है, ठीक है। आप काली पेन से और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, है ना, कोई भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो जो DE है वह पैरेलल टू BC है। हमें क्या सिद्ध करना है, अपने को सिद्ध क्या करना है बच्चा, AD बटा AB बराबर AE बटा AC, ये हमने को सिद्ध करना है, ठीक है। लिखेंगे उपपत्ति, कोई रचना वचना नहीं इसमें, ठीक है। उपपत्ति यानी कि लॉजिक, है ना। इसमें आप कुछ अंग्रेजी यूज़ नहीं करेंगे, आप सीधा शुद्ध हिंदी लिखें, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हिंदुस्तान के हैं आप लोग, तो देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं ना। अब देखो, जब भी हमारे पास कुछ दिया होता है तो इसका यूज जरूर करते हैं। तो चूंकि जो DE है वह पैरेलल टू क्या है, BC है, मतलब ये जो है इसके समांतर है, तो BPT थ्योरम लग जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, है ना। इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, ठीक है। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देना BPT से, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, DB बटा AD हो जाएगा और EC बटा AE हो जाएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे ना। ये काम आप करेंगे, ठीक है भाई, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो जब आप दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। आपको ये सोच रहा होगा सर मैंने उल्टा क्यों करा, है ना। ये बातें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आज मैं सिर्फ रिवीजन कराऊंगा। बराबर EC बटा कितना है AE, है ना, प्लस 1, इसके बटे 1, इसके बटे 1, इसका यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, DB प्लस AD, इसका यहाँ बटे में कितना हो जाएगा बच्चा, AD हो जाएगा। EC प्लस AE, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा। तो DB ये है DB प्लस AD, ये है AD, मिला के कितना हो जाएगा बाबू, AB हो जाएगा, और बटे में कितना AD है। EC ये है EC प्लस AE, मिला के कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, नीचे कितना है, AE हो जाएगा। चलिए अब देखो इसी को उल्टा कर दो, है ना, तो कितना हो जाएगा, AD बटे
ए बी बराबर ए ई बटा ए सी, यही तो सिद्ध करना था, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना इति सिद्धम लिख दो, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2022 में आया हुआ था। इसमें क्या लिखा गया है कि चित्र में ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब क्या होता है कि इसकी दो भुजाएं तो समांतर होती हैं, लेकिन दो भुजाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट देती हैं, जिसमें ए बी जो है यानी कि ये जो है वो इसके समांतर है, हमारे पास ये दिया गया है। असमांतर भुजाओं मतलब कि जो समांतर नहीं है, मतलब कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा AD और BC पर क्रमशः बिंदु E, मतलब कि AD पर E बिंदु है और BC पर F बिंदु इस प्रकार स्थित है कि जो EF है वो AB के समांतर, मतलब E जो F है वो किसके समांतर है बच्चा, वह AB के समांतर है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। दर्शाइए कि AE बटा ED मतलब कि AE बटा ED बराबर BF बटा FC। चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे होगा, है ना, सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास दिया क्या है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है हमारे पास। दिया है कि जो AB है वह पैरेलल क्या है, DC है, एक तो ये दिया है। फिर कह रहा है कि जो EF है वह भुजा AB के समांतर है, तथा जो EF है वह किसके समांतर है, AB के समांतर। अब देखो AB DC के समांतर है और AB ही EF के समांतर है, मतलब ये तो सेम हो गया। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, है ना। इसलिए हम लोग लिख देंगे, इसलिए है ना कि ध्यान समझना कि जो EF है वह भी किसके समांतर हो जाएगा, वह भी DC के समांतर हो जाएगा, है ना, क्योंकि AB इसके समांतर है और AB इसके समांतर, ये दोनों बराबर हो गए तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अब समझो ध्यान से, AB EF और CD यानी DC ये तीनों आपस में क्या है, समांतर है। ये तो है दिया है। फिर क्या लिखेंगे बच्चा, इसके तुरंत लाइन होती है सिद्ध करना, लिखेंगे सिद्ध करना है ना। क्या सिद्ध करना है हमें, ये सिद्ध करना है कि AE बटा ED बराबर BF बटा FC, ये हमें सिद्ध करना है। इस सवाल में एक छोटी सी रचना होगी, है ना। वो रचना क्या होगी, देखो एक बात समझो, इस तरह की सवालों को बिना देखे एग्जाम में नहीं जाया जाता है ना, तो पढ़ के जाया जाता है थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, A को C से मिला देंगे, है ना, ठीक है। चलिए तो हमने क्या करा, A को C से मिला दिया, यानी कि A को C से मिलाया, इतना छोटा सा काम हमने कर दिया। इसको करने से फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास त्रिभुज मिलेंगे। क्या मिलेंगे, त्रिभुज। अब चूंकि चैप्टर का नाम त्रिभुज है और त्रिभुज ना बने तो कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, है ना, आप खुद सोचो, ठीक है। तो त्रिभुज बन गया। अच्छा जी चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नाम दे देते हैं, है ना, मान लेते हैं इसका नाम हमने दे दिया O, है ना, ठीक है, O नाम दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति। अब देखो हम लेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि EO जो समांतर है वह DC के समांतर है। क्यों, क्योंकि EF ये पूरा जो है वो इसके समांतर है, मतलब ये सब आपस में समांतर है। तो जब ये पूरा इसके समांतर है तो इतना भी तो इसके समांतर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो EO है वह किसके समांतर है, वह DC के समांतर है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए BPT थ्योरम लग जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि AE बटा ED बराबर किसके हो जाएगा, AO बटा OC के। इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए इसी प्रकार, है ना। अब इसी प्रकार हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABC में, है ना। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में, ठीक है बच्चा। देखो OF है ना, जो OF है वह समांतर किसके है, यानी ये जो समांतर है वो AB के समांतर है, हाँ है ना, चूंकि, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें भी BPT लगेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना था, है ना, BPT से, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना था बच्चा BPT से। ये छोटी छोटी बातें मैं भूल जाता हूँ तो आप जरूर लिखना है, आपका एग्जाम है, ठीक है।
BPT से। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे क्या हो जाएगा, है ना। या तो आप ऐसे ऐसे करके लिखो, जैसे भी आपका मन करे वैसे करके लिख दो, है ना। या तो मैं ऐसे लिखता हूँ BF, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा कि जो BF बट्टा FC है वो किसके बराबर हो जाएगा, AO बट्टा OC के। अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे चलना पड़ेगा, अगर हम ऐसे चल रहे हैं मतलब हम कह रहे हैं कि CF बट्टा FB, तब भी सही है ना। तो आपकी मर्जी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ये भी हो जाएगा BPT से, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 से, है ना, राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। समीकरण 1 और 2 से इधर भी ये आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चा, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो AE बटा ED जो है वह BF बटा FC के क्या हो जाएगा, बराबर। और हमें यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ठीक है ना। ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड, है ना। ये ट्रैक्टर वाले पढ़ाने नहीं देंगे हैं, चलो खैर कोई बात नहीं, इसको है ना आप लोग देख लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा गया है कि आकृति में PS बटे SQ, मतलब कि जो PS है बटे SQ बराबर PT बटे TR, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो HT है वो PQ के समांतर होगा, है ना, BPT के विलोम से। क्यों, क्योंकि जब दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं तो ये जो रेखा होती है इसके समांतर होती है। और कह रहा है कि जो PST है, एंगल PST वो किसके बराबर है, PRQ के, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है ना, ये जो एंगल है वह इसके बराबर है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR, मतलब PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब हमें इसको क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, मतलब कि जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। करते हैं, ठीक है ना, लिखते हैं सॉल्व, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, जो जो पहले हमें दिया गया है ना, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है कि जो PS बटे SQ है वह PT बटे TR है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए, है ना, ये दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो ST है वह पैरेलल क्या हो जाएगी, QR के, ठीक है। चलिए, और हमें क्या पता है, और हमें ये पता है कि जो एंगल है ना तथा जो एंगल PST है वह PRQ के बराबर है। तो हमें इसको समद्विबाहु सिद्ध करना, लिखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति, है ना। कैसे इसको हम बराबर सिद्ध करेंगे, है ना, मतलब कि इनकी दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करेंगे तब जाके ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है ना। ध्यान से बातों को समझते हैं। देखो एक बात समझो, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। ये कोण जितना है उतना ये भी कोण होगा, क्यों, क्योंकि संगत कोण है ना। जैसे अगर दो लाइनें ऐसी हैं और इसको एक लाइन ऐसे काट रही है तो ये जो कोण होगा उसे संगत कोण कहते हैं ना। अगर हम यहाँ से मिटा दें, है ना, ठीक है, और इसको जोड़ दूँ मैं ऐसे करके, है ना, तो कहीं ना कहीं तो वैसा ही तो होगी जैसे त्रिभुज है ना। तो ये जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि जो एंगल, उपपत्ति, जो एंगल PST है वह PQR के क्या है, बराबर, PQR के बराबर है। कोष्टक में लिख देंगे यहाँ पे, है ना। यह है समीकरण नंबर 1, है ना, ये है संगत कोण से, है ना, संगत कोण, है ना। इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में, ये है संगत कोण, समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखो कि जो है ना PST है, लेकिन जो एंगल कौन सा है PST वह किसके बराबर है, PRQ के, PRQ के। क्यों, क्योंकि ये दिया है ना। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो PST तो इसलिए क्या हो जाएगा कि जो एंगल PQR है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर, है ना, ये नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा कि जो एंगल PQR है वह PRQ के बराबर हो जाएगा। मतलब PQR मतलब ये वाला जो एंगल है वह भी इस एंगल यानी ये, यानी कि PRQ, है ना,
ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। और मैंने आपको एक बात समझाई थी, ठीक है ना, कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। अगर देखा जाए, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। ये बात लिख देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, इसके सामने का ये भुजा, इसके सामने की, इसका मतलब ये है कि जो पी क्यू है वो बराबर क्या हो जाएगी, पी आर के, है ना, ठीक है ना। तो लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात, है ना, ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है, अब भाई दो भुजा बराबर हो गई है ना, अर्थात त्रिभुज पी क्यू आर एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। बात करते हैं आगे। ये था आपका प्रश्न नंबर 4। ओके जी, ओके। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय पे, ठीक है ना। तो 6.2 में अभी और भी सवालें बाकी हैं, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट सवालें थी मैंने आपको बता दी, ठीक है बच्चा। लेकिन हम सभी सवालें करने वाले हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि 6.3 का इंट्रोडक्शन बता के इसकी भी इंपॉर्टेंट सवालें करवा दूं। उसके बाद 6.2 और 6.3 की जितनी अनइम्पॉर्टेंट सवालें हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट को छोड़ के जितनी बची हुई सवालें हैं, चूँकि एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी की सवाल एग्जाम में आ रही हैं, तो अपन सारी सवाल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है, थोड़ी सी आपका फ़ायदा जरूर हो जाएगा, है ना, और थोड़ी सी तो मेहनत करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो खैर बातें करते हैं। देखो इसमें क्या पढ़ना है, हाँ एक बात और कि अगर आपको वीडियो बहुत स्लो लग रही है ना, तो आप सेटिंग में जाके ना 1.5x पे कर सकते हैं, है ना, वहाँ पे नॉर्मल होगा, ठीक है। तो वीडियो क्या है, थोड़ी तेज चलने लगी ना फटाफट से, ठीक है। तो आप अगर आपको सारी की सारी बातें पहले से आती हैं तो आपका जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, इससे आपका समय बचेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, दो त्रिभुजों के समरूपता के नियम, है ना, कि मतलब दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। अभी मैंने जब इंट्रोडक्शन में जब शुरुआत हुआ था तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो त्रिभुज समरूप होने के लिए दो बातें होनी चाहिए। सबसे पहली कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए कि भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए। पर अब ऐसा नहीं है, है ना। तो समरूपता के लिए टोटल 4 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है साइड साइड साइड, है ना, मतलब भुजा 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 नियम, एंगल 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 यानी कि कोण 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 समरूपता नियम, फिर एंगल एंगल यानी कि कोण कोण समरूपता नियम, और साइड एंगल साइड, भुजा कोण और भुजा नियम, है ना। ये नियम क्या होते हैं आपको थोड़ा सा समझाते हैं, फिर आते हैं सवालों पे। देखो साइड 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 समरूपता नियम क्या होता है कि अगर आपके पास दो त्रिभुज है ना, ये सारे के सारे नियम दो त्रिभुजों पे लगेंगे। अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं तो ये सिमिलर यानी ये है सिमिलर यानी कि समरूप कब होंगे, सुनो, अगर इनकी सभी यानी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर, मतलब कि ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर और बी सी बटा क्यू आर, अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा बच्चा, समरूप हो जाएगा। जैसे ही समरूप होगा तो जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर हो जाएगा, जो कोण बी है वह क्यू के बराबर हो जाएगा, जो कोण सी है वो आर के बराबर हो जाएगा, ऑटोमेटिक, है ना। अगर आपने भुजाओं के अनुपात बराबर दिखा दिए तो कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा है नियम, एंगल 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 समरूपता नियम। अगर किसी त्रिभुज के, है ना, तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण, संगत का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 मैंने इसको लिखा, इसको मैंने 2 लिखा, इसको मैंने 3 लिखा, है ना। अगर मैं इसमें ऐसे चल रहा हूं, ठीक है ना, तो इसमें भी मैं ऐसे ही चलूंगा, है ना। तो ए के संगत P है ना, दूसरे के, ये दूसरा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा। तो A के संगत P है, B के संगत Q है और C के संगत R है। संगत का मतलब ऐसा होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। तो अगर कोण A P के बराबर है, B Q के और C R के बराबर है ना, तब भी ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चे, ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जैसे ही समरूप होगा AB बटा PQ हो जाएगा, है ना, BC बटा क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, और AC बटा क्या हो जाएगा, PR, है ना। ये मैंने आपको लिखना सिखाया हुआ है, ठीक है।
फिर आता है एंगल एंगल समरूपता नियम। वैसे ये कोई नियम नहीं होता, ये तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। देखो ध्यान से, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है ना। तो मैंने कहा कि अगर a जो है वो p के बराबर है, b q के बराबर है ना, तो एंगल एंगल समरूपता नियम से ये त्रिभुज यानी कि ABC और PQR ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे? ये दोनों आपके समरूप हो जाएंगे, है ना। और इसलिए जो C है वो ऑटोमेटिक R के बराबर हो जाएगा। तो जब भी कोई चीज़ समरूप हो जाती है तो हम यहाँ से कैसे निकालते हैं? ऐसे कि जो AB है वो PQ के बराबर हो जाएगा, जो BC है बराबर नहीं बटे QR के, है ना, और AC किसके बटे हो जाएगा? PR के। इनका जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट जो समरूपता नियम है वो है साइड साइड और बीच में क्या है? एंगल, है ना। इसका लिखने का तरीका है ना, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड, है ना, ठीक है। इसका एक मतलब है, इसका मतलब ये है कि दोनों जो भुजाएं हैं उनके बीच में कोण बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे समरूपता की बात कर रहे हैं तो हम बराबर भुजाओं को नहीं कह रहे हैं, हम अनुपात की बात कर रहे हैं। खैर, जैसे बता रहा हूँ, जैसे कि सुनो, ये क्या होता है? जैसे AB बटे PQ, है ना, AC बटे PR, और साथ में इनके बीच बनने वाला कोण, है ना। ये जो कोण है इन दोनों भुजाओं के बीच में ही बनना चाहिए। अगर दो भुजाओं के अनुपात मतलब कि AB बटा PQ, AC बटा PR, ये अनुपात बराबर हो, साथ में इनके बीच में A जो कोण है, यहाँ पे P है ना, जो कोण है बीच में A बराबर कोण P, अगर उनके बीच में जो कोण बन रहा है वह भी बराबर हो तो ये जो त्रिभुज है वो क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, है ना। यही है 4 ठो समरूपता के नियम, ठीक है। अब आते हैं इनको सवालों में कैसे यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल क्या है फटाफट से उसको देखते हैं, ठीक है बच्चा? ओके ओके, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बहुत छोटे छोटे से प्रश्न है, बहुत ही आसान है, पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। एक सीढ़ी है, आप सोचो सीढ़ी किस पे लगेगी? दीवार पे लगेगी, है ना। तो मान लेते हैं कि एक दीवार है, यहाँ पे क्या है? दीवार है, और यहाँ पे उसकी है खिड़की। क्या है बच्चा? खिड़की है। तो कह रहे हैं कि एक 10 मीटर लंबी जो सीढ़ी है वह दीवार पर टिकाने पर भूमि से 10 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की मतलब कि 8 मीटर, है ना। यानी कि जो खिड़की है वो कितनी मीटर ऊंची है? वो है 8 मीटर। और जो सीढ़ी है उसकी लंबाई कितनी है बच्चा? जो सीढ़ी है उसकी जो लंबाई है वो है 10 मीटर। ये है सीढ़ी। इधर कौन है? इधर है आपकी सीढ़ी, सीढ़ी ऐसे लिखते हैं, है ना। इधर है आपकी सीढ़ी, ठीक है बच्चा। तो कह रहे कि दीवार के आधार से, दीवार का आधार ये है ना, सीढ़ी के निचले सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा ये है। तो कह रहे कि इनके बीच की क्या निकालो? दूरी। सिंपल सी बात है, जब भी दीवार बनेगी तो एकदम परपेंडिकुलर बनेगी, मतलब कि एकदम लंबवत बनेगा। अगर एकदम लंबवत बनेगा तो कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। ये कोण कितना हो जाएगा? 90। ये 8 है, ये 10 है, तो पक्का है कि ये 6 होगा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये होता है ना, अगर ये 8 है और ये 10 है तो ये 6 होगा, अगर ये 6 है ये 8 है तो ये 10 होगा। तो ये बात आपको जाननी है, ठीक है। तो आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है? चित्र में ACB है ना, ACB जो है, ये जो त्रिभुज ACB है, त्रिभुज APQ है ना। हमारे पास त्रिभुज कौन सा है? एक है ACB, एक है APQ। ये दोनों समरूप हैं। यदि BC बराबर 8 तो BC कितना है बच्चा? ये 8 है। PQ कितना है? 4 है। और BA जो है वो है 6.5 और AP जो है वो है 2.8। तो हमें क्या निकालना है? CA निकालना है, AQ निकालना है, यानी कि CA ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, सबको पता है कि जब भी, है ना, इसको सॉल्व में कर दो, ठीक है ना। त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज क्या है? APQ, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, है ना, यहाँ से हम जानते हैं कि जो AC बटा है वो क्या हो जाएगा? AP, है ना, बराबर। और जो CB है, CB वो किसके बटा हो जाएगा? वो हो जाएगा PQ के। और
जो ए बी है, ए बी के बटे कौन हो जाएगा, ए बी के बटे हो जाएगा ए क्यू। बस इसमें मान रख दो। ए सी का मान आपको पता है, नहीं पता है तो ए सी को ए सी ही रहने दो, है ना। आप नीचे करना, मेरे पास जगह नहीं है तो ए सी। ए पी कितना है बच्चा, 2.8 है तो यहाँ पे 2.8 कर दो। सी बी कहो चाहे बी सी कहो, है ना। तो ये है 8, कितना है 8 है। पी क्यू कितना है, पी क्यू है 4 है आपका, है ना। ए बी है ना, ए बी हमारे पास ए बी कितना है, ए से लेके बी यानी कि 6.5 और ए क्यू का मान तो हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। मतलब इन दोनों का मान हमें क्या करना है, निकालना है। ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। अगर हमें ए सी का मान निकालना है तो हम इन दोनों को ले लेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ कि अगर ए सी बटे 2.8 है और ये 8/4 है तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी कि ए सी बटे 2.8 बराबर यहाँ से कितना बचा है 2, इसके बटे 1 है। इसका यहाँ गुणा करेंगे इसका यहाँ, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 28 दूनी कितना होता है 56, यानी कि 5.6 सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे, है ना। इसको क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ से आ गया 2/1 बराबर 6.5 बटे कितना हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, है ना, या उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा ए क्यू बटा 6.5। इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.5 बराबर 2 ए क्यू। तो ए क्यू बराबर 6.5, इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ए क्यू बराबर इसको काटेंगे तो आएगा 3.25, है ना। ये हो जाएगा आपके आंसर। बहुत सिंपल सवाल है, आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन जो 7वीं सवाल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, ये बहुत कई बार पूछा गया है। इस सवाल को आपको ध्यान से देखना है। वैसे सवाल है बहुत आसान, ठीक है। चित्र में यदि BD जो है AC पर लंब है, तो BD कहाँ पर है, BD जो है वो AC के ऊपर लंब है, मतलब 90 अंश का कोण है। CE जो है वो AB पर क्या है, लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि AEC समरूप किसके है, ADB के। मतलब ये वाला ना, ये वाला AEC जो है वो ADB के समरूप है। ये हमें सिद्ध करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि जो BD है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है किस पे, AC पे, है ना, AC तथा। और हमें क्या दिया है, जो दिया होता है वो लिख लेते हैं बच्चा, ठीक है ना, AB पर, है ना। और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करे के बाद, यानी कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज AEC है वह त्रिभुज ADB के क्या है, समरूप है। देखो अगर आपको ना ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन हो, है ना, तो आप पता है सिंपल तरीके से आप देखो, A इसमें भी आ रहा है ना, A इसमें भी आ रहा है। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करो, त्रिभुज को अलग अलग निकाल लो, AEC को अलग बना लो, ठीक है। अच्छे से बना दो। ये है आपका, अरे क्या हो रहा है, ये है आपका, हे भगवान, ये है आपका, है ना, ये AEC है। और हाँ, इधर 90 अंश तो इधर भी 90 अंश होगा। दूसरा कौन सा है, ADB, इसको भी बना लेते हैं। ये ऐसे है, ऐसे है, A ऐसे है, ठीक है। और इसका नाम है A और D। यहाँ पे 90 अंश का कोण है और यहाँ पे B है। तो ध्यान से समझो, देखो एंगल A दोनों में है ना, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति यानी कि चाय की पत्ती। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, एंगल A जो कि दोनों में है ना, तो लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A, यानी कि क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन है बच्चा, क्या है, कॉमन है। समझ में आया। और जो एंगल D है, क्या है, D, इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा कि A, ध्यान से समझना, है ना। इसकी हम बात कर रहे हैं, A यानी कि ये वाला, देखो ध्यान से, ये भी समकोण है, ये भी, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो एंगल E समकोण है और एंगल कौन सा, D, यानी जो एंगल E है वह किसके बराबर है, एंगल D के। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कितने अंश हैं, 90 अंश हैं। हाँ या ना बोलो। लेकिन इस एंगल को हमें पूरा लिखना पड़ेगा, कैसे, AEC, इसको लिखेंगे AEC, एंगल AEC
और डी वाले को कैसे लिखेंगे, ए डी बी, एंगल ए डी बी, है ना। ये दोनों के दोनों 90 अंश हैं, बस हो गया काम, है ना। तो एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, जो त्रिभुज ए ई सी है वो समरूप त्रिभुज ए डी बी हो जाएगा। और इति सिद्धम, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये बात आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। ये NCERT का है और 2020 में भी पूछा गया है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई की भुजा AD पर, है ना, स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, है ना। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाते हैं, ठीक है। देखो समांतर चतुर्भुज का चित्र कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। पहले एक ऐसे लाइन खींचो, ठीक है। अब जो अगली लाइन खींचना वो क्या करना, वो थोड़ी सी ध्यान से समझना, ठीक है ना। इसको थोड़ा बड़ा करना, है ना, इसको थोड़ा बड़ा करना और इधर थोड़ा छोटा कर देना, ठीक है, ताकि तुम इसको मिला पाओ, है ना, ऐसे करके, समझ रहे हो ना। नीचे वाली लाइन हल्का से बड़ा रहेगा, यानी सेम नहीं रहेगा, ठीक है। और इसको भी क्या करना, ऐसे करना, ठीक है। अगर तुम्हें इतना बड़ा चाहिए तो तुम इसको ये ऐसे कर लो, बस। ये है समांतर चतुर्भुज, है ना, ऐसे बनता है, सिंपल सा, है ना। चलिए अब कह रहे हैं कि ABCD, तो आप लाइन से लिखेंगे ABCD। कहा गया कि AD पर स्थित, कह रहे कि बढ़ाई गई भुजा AD को बढ़ाया गया है ना। तो AD को हम लोग बढ़ा लेते हैं बच्चा, ठीक है। अभी D को हटा देते हैं यहाँ से, तो AD को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलो हमने यहाँ तक बढ़ा लिया। ये जो बिंदु है वो है D। कह रहे कि बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E, यहाँ पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम क्या है, E है, ठीक है। तथा BE, अब देखो BE कहा गया तो B को E से मिलाना पड़ेगा, तो B को क्या करते हैं, E से मिला देते हैं ना। ये इंची मैंने इसीलिए रखी है ताकि मस्त का चित्र बना पाए, ठीक है। चलिए तो B को हमने E से मिला दिया, ओके ओके। भुजा CD को F पर, है ना, यानी जब हमने मिलाया तो ये इसको F पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE मतलब कि हम इस त्रिभुज की बातें कर रहे हैं ना, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ABE समरूप किसके, CFB के, यानी कि CFB, है ना। ये हमें सिद्ध करना है। वैसे इसमें कुछ खास दिया नहीं है ना। तो सीधा सीधा क्या लिखने वाले हैं, देखो सीधा सीधा लिखने वाले हैं सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। अगर आप सवाल पढ़ के चित्र बना पाएंगे ना, फिर आप समझो महान हो, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज, है ना, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ठीक है जी, ओके ओके। लिखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति, है ना, उपपत्ति। यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखेंगे, चूंकि, है ना, हम जानते हैं कि अब देखो हमें इसको समरूप दिखाना है, और समरूप दिखाने के लिए हमारे पास कितने नियम है, 4। या तो सभी साइड को हम लोग भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दे, या तीनों एंगल, या 2 एंगल, या साइड और बीच में एंगल, है ना। तो इसको अपन कैसे करने वाले हैं देखते हैं, है ना। हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, आप ये सब मत करना, ठीक है। हम इस त्रिभुज की बातें कर रहे हैं और साथ में इस त्रिभुज की बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं तो कैसे करेंगे, देखो बड़ा सिंपल है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि, है ना, समांतर, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं बच्चे, बराबर होते हैं, है ना, कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण, यानी कि जो D है वो B के बराबर हो जाएगा और A किसके बराबर हो जाएगा, C का। देखो हमें इस त्रिभुज से मतलब है, इस त्रिभुज को हम किसी भी 2 एंगल को बराबर सिद्ध करेंगे, तो हमारा एक एंगल बराबर हो चुका है ना, यानी कि जो एंगल, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा।
हमने एक एंगल को बराबर सिद्ध कर दिया है ना, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो है ना, चूंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो जो एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला, यहाँ पे जेड को ध्यान से देखो, ये है ना, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि जो ए बी है वो पैरेलल टू किसके है, सी डी। भाई ये भुजा इस भुजा के समांतर है ना, तभी तो इसका नाम समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर है और यहाँ से एक तिर्यक रेखा जा रही है तो जेड बन रहा है, और अगर जेड बन रहा है तो ये जो कोण होगा इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कि एंगल ए बी एफ, इसको लिख सकते हैं ए बी एफ या ए बी ई पूरा तक, है ना। तो जो एंगल, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ई जो है बराबर हो जाएगा किसके, इसके, इसको नाम कैसे देंगे, बी एफ सी के, है ना, बी एफ सी के। कौन सा कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ये हो जाएगा बच्चा बराबर, बस काम हो गया, है ना। तो फिर लिख देंगे अतः एंगल समरूपता नियम से, अतः एंगल समरूपता नियम से। अब चूंकि हमने देखो एक त्रिभुज हमारे पास ये था और एक ये बड़ा वाला था, तो हमने दो कोण सिद्ध कर दिए ना, तो अतः एंगल समरूपता नियम से जो त्रिभुज ए बी ई है वह समरूप हो जाएगा सी एफ बी के, है ना, और ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो को पूरा देख लेना, है ना, चाहे तो आप स्पीड में भगा के देख लेना, पर इसको देख लेना ताकि आपके माइंड में एक, ठीक है, स्ट्रक्चर बन जाए कि ये हमने रिवीजन करा हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छा, अगर आप खुद से भी पहले से पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं आगे, चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है और 2019 में पूछा भी गया है ना, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसमें क्या लिखा गया है, कह रहे हैं कि एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, है ना, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि जो एंगल ADC है, मतलब कोण ADC बराबर कोण BAC, दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD, है ना। देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक त्रिभुज है, बना लेते हैं, है ना। वो त्रिभुज कौन सा है, ABC, ठीक है। इसका नाम A रख देता हूँ, इसका नाम B और इसका नाम C। कह रहे कि BC पर एक बिंदु D है, क्या है, D इस प्रकार है कि जो ADC है वह बराबर BAC है। मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु D है ना, ये यहाँ पे क्या है, एक बिंदु क्या है, यहाँ पे मैं बना दूँ एक बिंदु D है ना। और कह रहा है कि अब देखो ADC है ना, एंगल ADC, तो हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हमने इसको कर दिया बच्चा ज्वाइन, ठीक है, ADC, यानी कि जो एंगल ADC है, एंगल ADC जो है वह बराबर किसके है, एंगल BAC के, मतलब इस पूरे एंगल के क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB इंटू CD, है ना। तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, है ना। चलिए तो हमारे पास दिया है ना, क्या दिया है बच्चा, कि एंगल ADC जो है वह किसके बराबर है, एंगल BAC के बराबर है। और हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना, हमें सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB इंटू CD। अब चूंकि मुझे नहीं पता कि ये कैसे आएगा, है ना, पर देखते हैं कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना। उपपत्ति, हमें क्या लिखेंगे, उपपत्ति, है ना। चलिए अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ADC है, क्या है, ADC, और यहाँ पे क्या है, BAC। तो कहीं न कहीं हमें, है ना, एक त्रिभुज लेना पड़ेगा ADC और एक त्रिभुज लेना पड़ेगा पूरा ABC, है ना। तो यहाँ पे हम दो त्रिभुज लेने वाले हैं ना, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC। ऐसे मैंने कैसे सोचा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ADC कोण जो है वो ABC के बराबर है, तो इसलिए मैंने दोनों त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, है ना। इन दोनों त्रिभुज की हम बातें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, है ना, तो अगर मैं कहूँ ABC और ADC दोनों में जो C है वो कॉमन है, क्या है बच्चा, कॉमन है, यानी कि जो एंगल C है दोनों में है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ये क्या है, कॉमन है। कॉमन बोले तो बच्चा उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ। एक एंगल हमको क्या मिल गया, बराबर मिल गया। और बहुत ध्यान से समझेंगे, है ना। चलिए अगर हम त्रिभुज ADC की बात करें तो उसमें जो एंगल यानी कि ADC है, एंगल ADC जो है
वो किसके बराबर है, एंगल BAC के। ये बात कैसे पता है, ये बात हमें दिया गया है ना। जैसे ही हमारे पास दो एंगल बराबर हो जाते हैं हम लोग कहते हैं एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से जो त्रिभुज है ABC वो समरूप हो जाएगा ADC, है ना। यही करेंगे ना, यहीं पे हो जाएगी गलती, है ना। ठीक है, होता क्या है कि हर चीज़ का ना एक सीक्वेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, तो हम मिलाते हैं कि क्या हमने सही ये लिखा है समरूप, है ना। देखो जो C है एंगल C के बराबर है, बिल्कुल सही है ना। अब ध्यान से समझना, जो A है वो किसके बराबर होना चाहिए, D के, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एंगल A बन रहा है बीच में, यहाँ पे क्या बन रहा है D, तो A जो है वो D के बराबर होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं ये जो A है, देखो ये अगर मैं इसकी बात करूँ D, तो D तो B के पास जा रहा है, नहीं, है ना। बीच वाला बीच का होता है, इसका मतलब कि हमने सही नहीं लिखा है ना। तो ये लिखना क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो हम मिलाएंगे C के बराबर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, कुछ भी करके D को A से मिलाना है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ D, तो देखो D और A क्या हो जाएंगे, बराबर, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, A, है ना। अब ध्यान से चेक करो, जो एंगल C है वो किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। जो एंगल A है वो किसके बराबर हो रहा है, D के बराबर हो रहा है, और B जो है वो ऑटोमेटिक A के बराबर हो जाएगा, है ना, ऐसे करके। तो ये क्या हो गया, सर्वांग सम। ये लिखने का तरीका आपको थोड़ी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मिलना चाहिए, है ना। ठीक है, अब बातें करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको क्या दिखा दिया, समरूप दिखा दिया। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास कुछ बातें आएंगी कि जो AB है, AB बटा DA या AD लिख सकते हैं, ठीक है ना, DA लिख देता हूँ, ठीक है, बराबर BC बटा क्या हो जाएगा, BC बटा हो जाएगा AC, है ना, बराबर AC बटा क्या हो जाएगा, AC बराबर AC बटा क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। चलिए, तो हमें किसके रूप में लाना है, CA चाहिए, CB चाहिए, और क्या चाहिए, CD चाहिए। CA, अच्छा इसको AC कहो चाहे CO कहो, बात एक ही है। और क्या चाहिए, CB चाहिए। अच्छा, BC को CB कह सकते हैं, और क्या चाहिए, CD, DC को CA, है ना। इसका हमें ज़रूरत नहीं है ना, हम इसको ले लेंगे ना, बस इसको चेंज कर देंगे थोड़ा से, या करके लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं CB और इसको लिख सकते हैं CA बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, CA, और इसको क्या लिख सकते हैं, CD, है ना। ध्यान से समझो, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो CB इंटू CD बराबर क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर, या CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, है ना। हमको यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया ना, ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। एक बात समझो, देखो, ठीक है, 6 और 10 की सभी सवालों की प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये मतलब अच्छे चैप्टर है ना, यहाँ पे आपके नंबर कट सकते हैं। बाकी जो चैप्टर है उसमें आप पक्के सही करके आओगे, मुझे भरोसा है ना। तो इसको ज़रूर पूरा देखना, ठीक है। बात करते हैं आगे, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की, है ना। बहुत ही अच्छी सवाल है, और ये सवाल NCERT का है, 2020 और 23 में पूछा गया है ना। इसमें क्या लिखा गया है कि दी हुई आकृति में OA इंटू OB, मतलब कि OA इंटू OB जो है बराबर है OC इंटू OD की। तो दर्शाइए कि जो कोण A है वह C के बराबर है, और जो कोण B है वह किसके बराबर है, D के बराबर, है ना। ये हमें दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए जो जो बातें दी हैं, है ना, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात समझते हैं ना, कैसे इसको हम लोग सिद्ध करेंगे ना, दिया है। देखो कई बार क्या होता है ना, किसी भी सवाल को करने के कई सारे तरीके होते हैं, है ना। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं। देखो हमने पढ़ी है एक्सरसाइज 6.1 जो कि बहुत बेसिक है, उसमें कुछ भी नहीं है। 6.2 में क्या है, 6.2 की जितनी भी सवालें हैं उसमें कहीं ना कहीं या तो बीपीटी थ्योरम लगेगा, या तो बीपीटी का उल्टा यानी कि उसका विलोम लगेगा। लेकिन यह सवाल 6.3 की है, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें समरूपता का नियम लगेगा ही लगेगा, है ना। तो ऐसे हम सोचते हैं। तो हम भुजाओं की बात ना करके हम सीधा सीधा कोणों के बारे में सोचेंगे कि कौन सा कोण किसके बराबर हो सकता है, ठीक है। चलिए तो देखा जाए, है ना, ये बड़ी अच्छी सवाल है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, है ना। ये हमारे पास दिया है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, लिख लेता हूँ मैं, सिद्ध करना है
कि जो कोण ए है वह किसके बराबर है, सी के, तथा जो कोण बी है वो डी के बराबर है। अब देखो ए को सी के और बी को डी के बराबर सिद्ध करने का मतलब है कि आप कुछ भी करके इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दो, है ना। अगर आप इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देंगे तो फिर आपने काम कर दिया। कैसे होगा, कैसे, हमारे पास ये दिया है ना, देखते हैं इसका यूज कैसे कर सकते हैं। एक बात समझो, है ना, देखो मेरे दिमाग में क्या आया कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं या करके, है ना, ओ ए और इसके नीचे किसको लेके आऊँ, ओ सी, है ना, ओ सी के, है ना, और यहाँ पे क्या है ओ डी और इसके नीचे किसको लेके जाऊँ, ओ बी के, ठीक है, सही बात है ना। अब एक बात समझो, ओ ए ये है ओ ए और फिर ओ सी कहाँ पे है, ये है ओ सी, ठीक है ना बच्चा। ओ डी कहाँ पे है, ध्यान से देखो, ओ डी ये है ना, यानी कि ये इसकी बात हुई, फिर ओ डी और फिर ओ बी। अब ध्यान से देखो, इन दोनों भुजाओं की बात हो रही है, फिर इन दोनों भुजाओं की बात हो रही है, इन दोनों की भुजाओं की बात हो रही है, फिर इन दोनों भुजाओं की बात हो रही है। इन दोनों भुजाओं के बीच में ये कोण बन रहा है और इन दोनों भुजाओं के बीच में ये कोण बन रहा है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो जब दो भुजाओं के अनुपात और उनके बीच बनने वाले कोण बराबर हो तो ये क्या होता है, साइड एंगल, साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो अपन वही काम करने वाले हैं ना। तो लिखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति, है ना। तो क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ डी बटा ओ बी, ये क्या है हमारे पास दिया है ना। और एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी जो बराबर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी ओ बी के या बी ओ सी के, है ना। ये कौन सा कोण है बच्चा, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे साइड एंगल, साइड, है ना, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, मैंने आपको बताया ना, भुजाएं यानी कि ए ओ ओ सी, है ना, और फिर मतलब कि ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं, इनके बीच बनने वाला कोण। तो नियम से क्या हो जाएगा कि जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है ना, त्रिभुज कौन सा है ना, इसका नाम कैसे रखेंगे, ए ओ डी, ए ओ डी, है ना। समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी ओ सी। अब हम लिखने के बाद चेक करेंगे कि क्या हमने सही करा है। देखो ओ ए के नीचे ओ सी आना चाहिए, है ना, ये तो ए ओ के नीचे क्या आ गया, यहाँ पे बी ओ आ गया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, गलत हो गया। सही बात है, हमको क्या चाहिए, ओ सी चाहिए, है ना। तो ये हमने सही नहीं लिखा है ना। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे सी कर दूँ और यहाँ पे बी कर दूँ, सी ओ बी, है ना। अब देखते हैं कि ए ओ के नीचे सी ओ या ओ सी हो गया, ठीक है, और ओ डी के नीचे कौन हो गया, ओ बी हो गया, ओ ओ सेम है, तो यानी अब हमने बिल्कुल समरूपता हमने बिल्कुल सही लगाई है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा कि एंगल जो ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के, है ना, एंगल ए जो है वो सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और एंगल जो डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी, यानी कि एंगल बी हो जाएगा एंगल डी के बराबर, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये कैसे बराबर हुआ, है ना, संगत कोण से, है ना, संगत कोण, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज के संगत कोण, है ना, त्रिभुज के संगत कोण। और यहाँ पे क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो काफ़ी अच्छी सवाल थी, बात करते हैं आगे। ओके जी, ओके।